जी टिंगयू एक्चुअली करंट सिचुएशन से ज़्यादा सरप्राइज नहीं था। जब मैंगफैंग ने कहा कि बेस पर सबको लगा कि वो मर गया है, तभी उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये एक कॉमन ट्रिक थी। हायर अप्स कभी कभी किसी को क्वाइटली एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ फेक डेथ स्टोरीज क्रिएट कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। जी टिंगयू ने कामली पूछा, कौन था जिसने तुम्हें बाहर आने से रोका और कौन वो बर्न बॉडी वापस ले आया था? मैंग फैन ने तुरंत जवाब दिया, विलियम। सब उसकी वजह से हुआ। जी टिंगयू ने सिर्फ एक छोटा सा रिस्पॉन्स दिया, एक्चुअली उसे ऑलरेडी डाउट था कि मास्टरमाइंड विलियम ही है। दोनों के बीच काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। शायद विलियम दूसरों का यूज़ करके उसे एलिमिनेट करवाना चाहता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, विंड ब्रेक का लोकेशन। वो सिर्फ जी टिंगयू और उसकी टीम को पता था। वो जगह उनका सीक्रेट बेस था, जब से वो केव खोदा गया था। विलियम को उसका लोकेशन पता नहीं हो सकता था जब तक टीम के अंदर से कोई उसके साथ कोलैबोरेट ना कर रहा हो। जी टिंगयू के माइंड में एक लाइन फ्लैश हुई। एक क्रिमिनल ने कभी उससे कहा था कि जो तुम्हें बिट्रे करता है ना, वो हमेशा तुम्हारा सबसे करीब होता है। क्या यह सच था या फिर बस एक मिसलीडिंग लाइन? जी टिंगयू ने स्लोली अपनी नज़र उठाई और सामने खड़े सब लोगों को देखा। टीम के हर मेंबर पर इंजरीज थी। मंकी के फेस पर नाइफ की चोट थी। एरिक का फेस ब्रूज था। मैंगफेंग और रोज़ालिन सबसे ज़्यादा इंजर्ड लग रहे थे। मैंगफेंग के ईयर का टिप कट हो गया था और रोज़ालिन का राइट हैंड कास्ट में बंधा हुआ था। सब लोग थके हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने जी टिंगयू की तरफ देखा तो उनके फेसेस पर रिलीफ और हैप्पीनेस क्लियरली दिख रही थी। मंकी एक साथ रो भी रहा था और हंस भी रहा था। रोज़ालिन क्वाइटली टीयर्स वाइप कर रही थी और ट्रेमलिंग लिप्स से कह रही थी, आई वॉज सो स्कैर्ड। जी टिंगयू उन सबको देखते हुए एक बात फील कर रहा था, चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इन लोगों पर डाउट करना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जी टिंगयू ने फाइनली सबको देखकर कामली कहा, तुम लोग पहले जाओ, मैं अपनी चीज़ें पैक करता हूँ और आफ्टरनून तक बेस वापस आ जाऊँगा। टीम मेंबर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर क्वाइटली नॉड किया। सब बाहर निकलने लगे। तभी सांगू एक बाउल लेकर रूम में आया। जी टिंगयू ने जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हेजाओ उससे पहले ही बाउल उठा लिया था और कुछ सेकंड्स बाद बाहर जा रहे टीम मेंबर्स को अंदर से ये कन्वर्सेशन सुनाई दी। टेबल पर रखो, थोड़ा ठंडा होने दो, अभी पी लो, बाद में और बिटर हो जाएगा। तुम मुझे हर रोज़ इरिटेट करते हो। अरे बस एक बाउल मेडिसिन है, इतना ड्रामा क्यों? अरे रुको रुको, और स्लो पिलाओ, देखो सब गिर रहा है। डोर के बाहर खड़े सब लोग सडनली फ्रीज, फेस पर एक ही एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मार्क। गिर क्या रहा है भाई? उनका क्यूरोसिटी लेवल इंस्टेंटली मैक्स हो गया। जाने की बजाय सब लोग क्वाइटली वापस आ गए और धीरे धीरे डोर के क्रैक से झांकने लगे। थोड़ी ही देर में डोर के पास सिर्फ हेड्स की एक लाइन ही नजर आ रही थी। जो सीन उन्होंने देखा कि जी टिंगयू चेयर पर बैठा हुआ था और हेजा उसके सामने खड़ा, हाथ में एक बाउल और दूसरे हाथ से उसके नेक को लाइटली होल्ड करके उसे मेडिसिन पिला रहा था। फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि जी टिंगयू बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर रहा था। वो क्वाइटली मेडिसिन पी रहा था। फिर बाउल ख़त्म होने के बाद उसने गुस्से से हे जाओ को ग्लेयर किया और बोला, तुम मुझे सच में परेशान कर देते हो। हे जाओ ने कैजुअली उसके कैट ईयर को फ्लिक किया और बोला, नेक्स्ट टाइम अगर आधा पीकर आधा थूक दिया ना, तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से मेडिसिन पिलाऊंगा। डोर के बाहर खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके माइंड में सेम थॉट चल रहा था। ये सीन बहुत इंटीमेट लग रहा था, लेकिन साथ ही इतना नेचुरल भी लग रहा था जैसे ये दोनों हमेशा से ऐसे ही थे। रोज़ालिन ने धीरे से पूछा, वो आदमी कौन है? किसी ने जवाब दिया, अरे वही बंदा जो स्नोई माउंटेन पर कार लेकर आया था। रोज़ालिन ने फिर विस्पर करते हुए कहा, पर बॉस के साथ इतनी जल्दी इतनी क्लोजनेस? हम इतने दिन उन्हें ढूंढते रहे।
लगता है इन दोनों ने ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ फ्रेंडशिप बना ली है। तभी मंकी ने हाफ जोकिंग टोन में कहा, स्प्रिंग आ गया है तो स्प्रिंग में तो एनिमल्स। चुप रहो। शाह मोकिंग सडनली फट पड़ा। उसने अपनी चेस्ट की वेस्ट चेन ऑलमोस्ट तोड़ दी और गुस्से में वहां से निकल गया। कुछ देर बाद सब लोग जा चुके थे। जी टिंगयू ने हेजाओ की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच अंडर कवर कौन हो सकता है? हेजाओ ने बिना हेसिटेट किए जवाब दिया, सबसे पहले मैंग फैंग को लिस्ट से हटा दो। जी टिंगयू ने तुरंत पूछा, क्यों? मैंग फैंग को लिस्ट से क्यों हटा रहे हो? हेजाओ कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। उसके माइंड में एक मेमोरी फ्लैश हुई, पिछली लाइफ की। उस लाइफ में मैंग फैंग ने जी टिंगयू को बचाने की कोशिश में अपने ईयर्स और लेग्स तक सेक्रीफाइस कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो जी टिंगयू को बचा नहीं पाया था और नेविले रॉबरी के वक्त वो खुद भी मर गया था। हेजाओ ने क्वाइटली साय किया, बोला, वो तुम्हें बहुत एडमायर करता है। जी टिंगयू ने सिंपल सा जवाब दिया, हाँ मेरा भी जजमेंट सेम है। डेजर्ट ग्रीन को भी लिस्ट से हटा दो। डेजर्ट ग्रीन मतलब अपना शाह मोकिंग। जी टिंगयू थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्या सच? पर तुम्हें तो जियाओ जिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम उस पर डाउट करोगे, वैसे भी वो मेरे साथ सबसे करीब है। हेजाओ ने सीधा जवाब दिया, पसंद ना होना अलग बात है, किसी को फ्रेम करना अलग। मैं श्योर हूँ वो नहीं हो सकता। जी टिंगयू ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अरे रीज़न तो बताओ। वो जानना चाहता था कि एक आउटसाइडर इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है। हेजाओ फिर एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो गया। उसके माइंड में फिर एक और मेमोरी आई, पिछले लाइफ की। जी टिंगयू की टीम ऑलमोस्ट कंप्लीटली चेंज हो गई थी। सिर्फ शाह मोकिंग ही उसके साथ रहा, लेकिन फिर भी वो जी टिंगयू को बचा नहीं पाया। जी टिंगयू की डेथ के सिर्फ 2 घंटे पहले शाह मोकिंग खुद भी मर गया था। नेविले के सिस्ट जाते वक्त उस पर अटैक हुआ था। उसे 7 बुलेट्स लगी थीं, खून ज़्यादा बह गया था और फिर ठंड में जमकर उसकी डेथ हो गई थी। उस वक्त भी वो अपने हाथ में जी टिंगयू की दी हुई कैंडीज पकड़े हुए था। उसकी बॉडी कलेक्ट करने वाला भी हेजाओ ही था और उसने ही शाह मोकिंग को जी टिंगयू के पास दफनाया था। हेजाओ की वॉइस धीरे से निकली, बोला, क्योंकि जिस तरह से वो तुम्हें देखता है, लगता है जैसे तुम ही उसकी पूरी दुनिया हो। उसकी वॉइस में एक अजीब सा रिग्रेट था, जैसे कोई पुरानी वायलिन जो सालों से अकेली ही बज रही हो। हेजाओ दिल से रिस्पेक्ट करता था उस यंग लड़के को, जिसने जी टिंगयू के लिए अपनी जान तक रिस्क पे लगा दी थी। इस लाइफ में अगर पॉसिबल हुआ तो वो शाह मोकिंग को भी उस ट्रैजिक फेट से बचाना चाहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने प्यार को छोड़ देगा। जी टिंगयू ने हल्के से स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स मैं उस पर डाउट नहीं करूँगा। जियाओ जिंग एक अच्छा लड़का है। फिर उसने अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज शेयर करते हुए बोला, जब मैं 8 साल का था, मैं और मेरी मॉम डेजर्ट में थे। वहाँ हमें जियाओ किंग मिला। तब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, बस 1 साल का छोटा सा ईगल। डेजर्ट के एक छोटे से ओएसिस में पड़ा था, प्यास से ऑलमोस्ट मरने वाला था। गेस करो वो क्या कर रहा था? हेजाओ ने हाफ सीरियस टोन में पूछा, रेन के लिए प्रे ही कर रहा होगा, और क्या? जी टिंगयू ने उसे लाइटली बम करते हुए कहा, पागल हो क्या? वो कैक्टस को पैक कर रहा था। फिर उसने स्माइल के साथ कहा, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी उसमें। इतना छोटा ईगल भी सर्वाइव करने के लिए फाइट कर रहा था। हेजाओ ने पूछा, तो तुम्हारी मॉम ने उसे अडॉप्ट कर लिया? जी टिंगयू ने हाँ में नॉट किया, बोला, हाँ मॉम वर्क में बहुत बिजी रहती थी और मेरा रियल ब्रदर अब्रॉड रहता था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। मैंने उसे अपने छोटे भाई की तरह रेज किया। मैं उसका कैरेक्टर और फीलिंग्स सबसे अच्छे से जानता हूँ। वो कभी मुझे बिट्रे नहीं करेगा। हेजाओ ने उसकी आंखों में देखा और सोचा, तुम गलत समझ रहे हो।
वो तुम्हें कभी ब्रदर नहीं समझता था, पिछली लाइफ में भी। हेजाओ के सडन अपीयरेंस की वजह से जी टिंग्यू ने जल्दी शादी कर ली थी और शामो किंग अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, अपनी डेथ तक भी। कभी कभी हेजाओ सोचता था कि अगर जी टिंग्यू की शादी शा मोकिंग से होती तो क्या वो ज़्यादा खुश होता। चाहे सिस्ट में डेस्टिनी बदलती या नहीं, कम से कम शा मोकिंग उसे 3 साल का पूरा प्यार तो दे पाता, ना कि जैसे हेजाओ ने किया था, फोर्स और पेन। सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है। बेस वापस जाने से पहले जी टिंग्यू ने सानबू और डॉक्टर के लिए काफ़ी गन्स और एनेस्थेटिक बुलेट्स छोड़ दिए थे एज अ थैंक यू गिफ्ट। हेजाओ ने भी एक सफ़ायर टाई क्लिप निकाला। ये वही डिज़ाइनर का पीस था जिसने उसकी वॉच और कफलिंग्स बनाए थे। उसने नियान के कॉलर पर क्लिप को पिन करते हुए कहा, इसे मेरी तरफ से अपना एडवांस वेडिंग गिफ्ट समझो। डॉक्टर इमोशनल हो गया। उसने हेजाओ को हग कर लिया। बोला, लेकिन डेमन, मेरे पास तो प्रॉपर टाई भी नहीं है। हेजाओ ने हल्का सा लाफ किया। बोला, तो जाकर एक टाई खरीद लो ना। मुझसे ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसके लिए भी पेमेंट करूं। फिर उसने टीज करते हुए ऐड किया कि टाई चूज करने में ना सानबू की हेल्प लेना, तुम्हारा फैशन सेंस डिजास्टर है। कुछ देर बाद शाम धीरे धीरे स्नो माउंटेन्स पर उतरने लगी। सनसेट का गोल्डन लाइट पूरे लैंडस्केप को कवर कर रहा था। जी टिंग्यू ने ऑलरेडी कार रेडी करवा दी थी। जब वो वापस मुड़कर देख रहा था तो उसने नोटिस किया कि हेजाओ भी उसे ही देख रहा था। जी टिंग्यू ने हल्का सा स्माइल करके पूछा, जब भी मैं मुड़कर देखता हूँ तुम्हारी आंखों में मुझे अपना रिफ्लेक्शन ही क्यों दिखाई देता है। उसकी आइस ब्लू आइज हेजाओ की आंखों में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही थी। ये सीन ऑलमोस्ट हेजाओ के प्रोफाइल का परमानेंट पार्ट बन गया था। डॉक्टर क्वाइटली साइड हो गया। हेजाओ धीरे से जी टिंग्यू के पास आया और उसने सॉफ्टली उसके ईयर के पास के बाल स्मूथ कर दिए। हेजाओ ने धीरे से जवाब दिया कि तुम्हारी सेंट मेरे आसपास ही रहती है, इसलिए मेरी नज़र भी बार बार तुम पर ही टिक जाती है। मैं चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता। जी टिंग्यू ने तुरंत फेस साइड कर लिया। उसके पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स थे। सनसेट की गोल्डन लाइट में उसकी एम्बर कैट आइज बिल्कुल फ्लोटिंग क्लाउड बैंक की तरह खूबसूरत लग रही थीं। वो बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी चीज़ी बातें बोलते हुए। हेजाओ बिल्कुल काम था। बोला, बाद में तुम्हें काफ़ी टाइम मिलेगा ये देखने के लिए कि मुझे शर्म आती है या नहीं। जी टिंग्यू ने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहा, तुम इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो जैसे मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। हेजाओ ने सीधा जवाब दिया। बोला, तुम मुझसे भागने का सोचना भी मत। फिर उसने आगे बढ़कर जी टिंग्यू के नोज टिप को लाइटली पिंच किया। फिर ऑलमोस्ट ड्रीम जैसी सॉफ्ट वॉइस में वो बोला, मैं दूसरी बार तुमसे दूर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक मोमेंट के लिए हवा बिल्कुल क्वाइट हो गई। अच्छा, जी टिंग्यू ने कैजुअली कहा। फिर उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और काम एक्सप्रेशन के साथ बोला, फिर पहले ये एक्सप्लेन करो। उसने हाथ उठाया और उसके फिंगर्स के बीच एक कार्ड था। हेजाओ को देखे बिना ही पता चल गया कि ये उसका आईडी कार्ड ही था। जी टिंग्यू ने काम टोन में कहा, जियाओ जिंग ने मुझे अभी दिया। जितना मुझे याद है तुम उस ओल्ड बास्टर्ड हे शाइफाइंग के बेटे हो। उसने थोड़ा सा हेड टिल किया। उसकी आइज़ बिल्कुल ब्लेड की तरह शार्प थी। बोला, अब मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, डेमन या हेजाओ? हेजाओ ने एक सेकेंड के लिए नज़र साइड की। फिर उसकी आइस ब्लू गेज वापस जी टिंग्यू पर आई और उसने क्वाइटली कहा, जियायू, तुम मुझे पहले ब्रदर बुलाया करते थे। सच कहें तो स्नो माउंटेन्स में उनकी पहली मीटिंग हो या इस लाइफ में ट्रैवन वाला एनकाउंटर, वो उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग नहीं थी। जी टिंग्यू ने हेजाओ को बहुत पहले देखा था, तब जब जी टिंग्यू सिर्फ 3 साल का था और हेजाओ 10 साल का। किस्मत से दोनों कुछ साल के लिए नेबर्स बन गए थे। उस वक्त जी टिंग्यू बिल्कुल छोटा सा किटन था।
अभी अभी उसने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना सीखा था। 2 सॉफ्ट किटन ईयर्स, फ्लफी टेल और राउंड सा छोटा बॉडी। वो यार्ड में छोटे शॉर्ट्स पहनकर इधर उधर भागता रहता। कॉलोनी के सब बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। जब भी हाउस हाउस गेम खेलते, सब उसको अपनी ब्राइड बनाना चाहते। लेकिन छोटा जी टिंग्यू थोड़ा अलूफ था। किसी को अपना हाथ पकड़ने नहीं देता, किसी को अपनी टेल भी टच नहीं करने देता, एक्सेप्ट एक इंसान, हे जाओ। क्योंकि ब्रदर हे सिर्फ जेंटल ही नहीं था, वो अपने वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता था। और तब छोटा जी टिंग्यू उसके बैग पर स्लाइड की तरह चढ़ जाता। जी टिंग्यू को कैंडीज बहुत पसंद थी, इसलिए हेजाओ के पास हमेशा एक जार चॉकलेट बीन्स का होता ही था। और कैंडी लेने के लिए छोटा किटन जी टिंग्यू कुछ भी कर सकता था। वो टिपटो पर खड़ा होता, हेजाओ का वुल्फ हेड पकड़ता और मुआ 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 करके उसे किस करता। हर किस के बाद एक ही वर्ड बोलता, गे गे, मतलब बिग ब्रदर, और फिर कैंडी मांग लेता। हेजाओ अपनी फैमिली का सेकंड ग्रैंडसन था, इसलिए घर के लोग उसे सेकंड ब्रदर बुलाते थे। छोटा जी टिंग्यू भी वही बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं थी। सेकंड ब्रदर बोलने की जगह वो उसे लव बुला देता। एक दिन हेजाओ ने मजाक में पूछा, जियायू, तुम मुझे पसंद करते हो क्या? अभी तुमने क्या बुलाया मुझे? छोटा सा किटन जी टिंग्यू तुरंत प्राउड हो गया। उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही भाई था। उसने बाकी सब बच्चों को पुश करके साइड किया, फिर अपने चबी लिटिल हैंड्स खोलकर हेजाओ को हग करने भागा और लाउड वॉइस में बोला, लव। वो मोमेंट हेजाओ के चाइल्डहुड के कुछ रेयर हैप्पी मोमेंट्स में से एक था। लेकिन फिर टाइम बीता और दोनों अलग हो गए। बहुत सालों बाद जब फिर मिले, तब तक हेजाओ अपने उस छोटे ब्रदर को ऑलमोस्ट भूल चुका था। और जी टिंग्यू भी तब सिर्फ 3 साल का किटन ही था। उसकी मेमोरीज भी क्लियर नहीं थी। उसे बस इतना वेग सा याद था कि कभी उसके पास एक बहुत बड़ा वुल्फ होता था जो उसे कैंडीज देता था और उसको स्लाइड की तरह अपनी बैग पर चढ़ाता था, और कभी कभी उसे अपने हेड पर बिठा भी देता था, जिससे छोटा जी टिंग्यू बाकी बच्चों के सामने बिल्कुल किंग बन जाता। एक बार छोटा जी टिंग्यू कंफ्यूज्ड होकर पूछ बैठा, ये सब बच्चे मुझसे इतना डरते क्यों हैं? मैं इतना स्कैरी लगता हूँ क्या? उसके पास खड़ा बड़ा वुल्फ हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बोला, हाँ, तुम बहुत ही स्कैरी हो। पिछले लाइफ में सबसे पहले हेजाओ को ही ये मेमोरी वापस याद आई थी, लेकिन तब तक जी टिंग्यू ऑलरेडी मर चुका था। 2 जिंदगियों से लॉक्ड वो मेमोरी आज फाइनली वापस सामने आ रही थी। हेजाओ ने क्वाइटली जी टिंग्यू को देखा। उसकी आइज ब्लू आइज बिल्कुल समंदर जैसी लग रही थीं, डीप और थोड़ी सैड भी, क्योंकि पिछली लाइफ में उनके पास बहुत चांसेस थे, लेकिन हर चांस बस रिग्रेट बन के रह गया। हेजाओ ने जी टिंग्यू से धीरे से पूछा, अभी तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बचपन में तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा ब्रदर हूँ। जी टिंग्यू का दिल एकदम से ट्रेंबल कर गया। उसकी आइज में हल्का सा स्टिंग फील हुआ, जैसे आंखों में विनेगर भर गया हो। कोई रीज़न नहीं था, फिर भी उसे रोना आ रहा था। तब उसे एक और चीज़ समझ आई कि स्नो माउंटेन पर जब जायंट वुल्फ ने अपनी टेल से उसे व्रैप किया था, तो वो फीलिंग इतनी फैमिलियर क्यों थी? क्योंकि बचपन में भी ब्रदर हे उसे एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोटेक्ट करता था। जब भी वो गिरने वाला होता तो वुल्फ टेल उसे व्रैप कर लेती और हेजाओ उससे हंसते हुए बोलता, तुम इतने क्लमजी हो, बड़े होकर क्या करोगे? अब जी टिंग्यू को समझ आ रहा था कि शायद इसी वजह से हेजाओ के साथ रहकर उसे हमेशा एक स्ट्रेंज फैमिलियरिटी फील होती थी, जैसे वो धीरे धीरे हेजाओ के फॉगी वर्ल्ड के अंदर जा रहा हो, लेकिन अभी भी उसके एज पर ही खड़ा हो। जी टिंग्यू ने हेड टिल्ट करके हेजाओ से पूछा, बस इतना ही? तुम्हें कुछ और नहीं कहना? हेजाओ ने सिंपल सा जवाब दिया, तुम बड़े हो गए हो अब। जी टिंग्यू ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि तुम्हें पीट भी सकता हूँ। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। अगर हेजाओ ने ये बात पहले बता दी होती
तो शायद वो उसे फिर से सिर्फ ब्रदर के रोल में ही डाल देता और वो सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड भी हो जाती। इधर जैसे हे जाओ ने उसके थॉट्स रीड कर लिए, उसने कामली कहा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने ये बात तुम्हें पहले क्यों नहीं बताई, तो रीज़न सिंपल है। अगर मैं पहले बता देता तो तुम मुझे सिर्फ ब्रदर समझने लगते। उसकी वॉइस काम थी, वर्ड सीधा दिल पर लग रहे थे। बोला, मैं तुम्हारा सिर्फ ब्रदर बनकर नहीं रहना चाहता। जी टिंग्यू एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। उसे फिर फील हुआ कि जैसे हेजाओ ने उसके थॉट्स फिर से रीड कर लिए हैं। हेजाओ ने धीरे से पूछा, तुम्हें कब से लगने लगा था कि मेरे साथ कुछ अजीब है? जी टिंग्यू ने थोड़ा सोचा, फिर कामली बोलना शुरू किया कि तुम्हारी ट्रू फॉर्म एक मिक्स ब्लड साइबेरियन स्नो वुल्फ है, लेकिन तुम हार्ड ब्रेड नहीं खाते और वो तो वेस्टर्न लोगों का फेवरेट होता है। इसका मतलब तुम चाइना में बड़े हुए हो। फिर तुम्हारी कुछ ईटिंग हैबिट्स ईशी रीजन की हैं। जी टिंग्यू ने हल्की सी स्माइल के साथ ऐड किया, और कोइंसिडेंटली मैं भी ईशी का ही हूँ। जब मैं ईशी के रिच फैमिलीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, जहाँ तुमने सबके सामने ड्रामा क्रिएट किया था। हे जाओ थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। बोला, जब तुम्हें पता चल गया था कि मेरी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी टिंग्यू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आइज़ बिल्कुल एक क्लियर रिवर जैसी थी। बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी लाइफ में कितनी देर तक रुकोगे। उसने धीरे से कहा, डेमन। वो अभी भी उसे डेमन ही बुला रहा था। बोला, स्नो माउंटेन वाली बात तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, और सच बोलूँ तो मेरे लिए भी थी। मैं उस मेमोरी को रुइन नहीं करना चाहता था। फिर उसने कामली एक्सप्लेन करते हुए आगे कहा, अगर तुम्हारा प्लान ये होता कि जैसे ही मैं सेफ हो जाऊं और तुम चले जाओ तो तुम मेरी लाइफ में एक शॉर्ट विजिटर बन के रह जाते, तब मुझे तुम्हारी पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करता मैं। मेरे लिए तुम हमेशा सिर्फ एक वुल्फ होते, डेमन। लेकिन अगर आगे की बात हेजाओ ने उसके लिए कंप्लीट कर दी। वो बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ लंबे टाइम तक रहना चाहूँ तो? जी टिंग्यू ने सीधा जवाब दिया। बोला, तो तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मेरा ट्रस्ट एक कंडीशन पर टिका है कि तुम कभी मुझे डिसीव नहीं करोगे। हेजाओ एक मोमेंट के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया, क्योंकि सच ये था कि जी टिंग्यू ऑलरेडी जानता था कि हेजाओ ने अपनी आइडेंटिटी हाइड की थी, फिर भी वो उसे एक चांस दे रहा था। जी टिंग्यू का अपना एक क्लियर प्रिंसिपल था, जहाँ सीरियस होना ज़रूरी हो वहाँ वो बिल्कुल क्लियर हेडेड होता, और जहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल होना हो वहाँ वो अननेसेसरी स्ट्रिक्ट नहीं होता। अगर गलती उसके प्रिंसिपल्स के अंदर हो तो वो माफ़ कर देता, लेकिन अगर कोई उसके प्रिंसिपल्स तोड़ दे तो वो इंसान उसकी लाइफ से हमेशा के लिए कट हो जाता। और इस मोमेंट पर हेजाओ को परफेक्टली ये समझ आ गया था कि अगर अब उसने झूठ बोला तो जी टिंग्यू उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। हेजाओ ने फाइनली सच बोल दिया। वो बोला, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। डेमन हावर्ड मेरा इंग्लिश नाम है। मेरी माँ के अलावा सिर्फ तुम हो जो मुझे उस नाम से बुलाते हो। नेविल आना मेरे लिए ज़रूरी था। चाइना में मेरी पोजीशन मेरे एक्शंस को लिमिट कर देती। उसने एक ही ब्रेथ में जितना बोल सकता था सब कन्फेस कर दिया। जी टिंग्यू ने फिर सीधा पूछा, रीज़न क्या है? हेजाओ ने थोड़ा पॉज लिया, फिर स्लोली जवाब देते हुए वो बोला, अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हार्म नहीं करूँगा। जी टिंग्यू ने बस एक सिंपल सा रिएक्शन दिया। फिर उसने अपनी आईलेट्स थोड़ी सी ड्रॉप की और फुट से एक छोटा स्टोन किक करते हुए बोला, वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे फादर और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। नेक्स्ट टाइम अगर वो मुझे मिले ना तो शायद मैं उन्हें पीट दूँ। हेजाओ ने बिना हेसिटेट किए जवाब दिया। बोला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डोर पर गार्ड करूँगा, मैं तुम्हारे ही साइड हूँ। ये लाइन सुनते ही जी टिंग्यू के चेस्ट में एक छोटी सी खुशी जम कर गई। उसने स्लाइटली फ्रॉन करते हुए पूछा,
अगर सामने तुम्हारे फादर खड़े हो तब भी। हे जाओ ने सीधा जवाब दिया, चाहे सामने कोई भी हो। उस मोमेंट पर जी टिंगयू का मन हुआ कि वो अपने कैट ईयर्स लिटरली हिलाते रहे एक्साइटमेंट में, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया और कैजुअली कार के साइड लीन कर गया। फिर बोला, नेक्स्ट टाइम अगर कोई सीक्रेट हो तो खुद आकर मुझे कन्फेस करना। मेरे साथ जो लोग रहते हैं सब इसी रूल को फॉलो करते हैं। हेजाओ ने उसकी रेड आइज को देखते हुए पूछा, तो मतलब तुम मुझे यहाँ रहने दे रहे हो? उसकी एक्सप्रेशन में थोड़ा सा प्राउड लुक था, जैसे उसने दुनिया की सबसे स्टर्बन कैट को फाइनली कैप्चर कर लिया हो। उधर जी टिंगयू का पेशेंस खत्म हो गया। बोला, ज़्यादा खुश मत हो। उसने सीधा उसके हेड पर एक स्लैप मारा और गुस्से में मुड़कर चल दिया। उसकी बैग भी गुस्से से भरी हुई लग रही थी और हेजाओ उसे ऐसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। शाम तक सब रेडी हो चुके थे और फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट हुई। मिलिट्री ग्रीन ट्रक्स की लाइन पूरे वाइट स्नो के लैंडस्केप पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जी टिंगयू कुछ दिनों से थोड़ा थका थका और लिस्टलेस फील कर रहा था। शायद वो ईट्रेस पीरियड की वजह से था, जो उसने स्नो माउंटेन वाली क्राइसिस के दौरान ज़बरदस्ती सप्रेस किया था। जैसे ही वो कार में बैठा, कुछ ही मिनट्स में सो गया। गाड़ी के हिलने के साथ उसका हेड भी साइड साइड स्वे कर रहा था। सनलाइट विंडो से आके उसके फेस पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें और भी थोड़ी सूजी हुई लग रही थीं। तभी एक हाथ आगे बढ़ा और उसकी आईज को जेंटली कवर कर दिया। हे जाओ, क्या हुआ? जी टिंगयू ने कुछ नहीं बोला। शायद उसे बस कंफर्म ही करना था कि वो वही था, लेकिन ये बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था उसे। इसीलिए उसने एक्सक्यूज़ बना दिया कि मेरा गला थोड़ा दर्द कर रहा है। हेजाओ ने कुछ भी नहीं कहा और जी टिंगयू को सिर्फ कुछ रसलिंग की साउंड सुनाई दी। फिर एक वार्म कप का रिम उसके लिप्स से टच हुआ। हेजाओ ने सॉफ्टली कहा, थोड़ा पी लो। जी टिंगयू ने हेड टिल्ट करके एक बड़ा गल्प लिया और अगले सेकेंड ऑलमोस्ट पूरा वापस थूक दिया। फिर बोला, ये क्या है? मुझे पॉइजन करने का प्लान है क्या तुम्हारा? हेजाओ ने कामली जवाब दिया, नियान ने तुम्हारे लिए हर्बल ड्रिंक बनाया है। जी टिंगयू इंस्टेंटली कंफ्यूज्ड, बोला, अरे पर मैंने तो इसे फेंक दिया था ना। हेजाओ ने सीधा जवाब दिया, तुमने कॉफ़ी फेंक दी थी जो मैंने पहले इस कप में डाली थी। जी टिंगयू शॉक हो गया, है? व्हाट? मैंने इतनी मेहनत से चोरी करके लाया था और वो कॉफ़ी निकली। गुस्से में वो हाथ जिस पर मेडिसिन लगी हुई थी, उसने वो सीधा हेजाओ के शोल्डर पर रब कर दिया। तभी हेजाओ ने उसका फेस पकड़ लिया। उसने उसका फोरहेड टच किया। थोड़ी बॉडी गर्म लग रही थी, तो वो बोला, लगता है हीट फेस आ रहा है। स्मेल भी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो गई है। जी टिंगयू अनॉयड हो गया। बोला, हाँ, बेस पहुँचते ही फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम। ईट्रेस पीरियड उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इंजेक्शन, मेडिसिन और कभी कभी स्टीम थेरेपी तक। जी टिंगयू नेचर से बहुत एक्टिव था। उसे वीकनेस बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन दूसरों के सामने वो कभी शो नहीं करता, बस हेजाओ के सामने, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी बचपन के प्रोटेक्टिव बिग ब्रदर वाली भी अनलॉक हो चुकी थी। इसलिए वो उसके सामने थोड़ा केयरफ्री और स्टर्बन बिहेव कर लेता। हेजाओ ने भी क्वाइटली कहा कि अगर इंजेक्शन नहीं लेना चाहते तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। जी टिंगयू एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने लिप्स लिक किए और हल्की सी शर्मिंदगी के साथ बोला, इधर आओ। हेजाओ तुरंत थोड़ा नर्वस होकर आगे लीन हुआ। तभी धा, जी टिंगयू के किटन ईयर्स फ्लिक हुए और उसने सीधा उसके चिन पर स्लैप मारा। बोला, दूर रहो। पूरे सीन बस 2-3 सेकंड का था। जी टिंगयू ने वुल्फ किंग को ऐसे टीज किया जैसे किसी डॉग को छेड़ दिया हो, और हेजाओ बस उसके प्राउड लिटिल ईयर्स को देखकर स्माइल कर रहा था। उसने कैंडी अनव्रैप की और जी टिंगयू के माउथ में डाल दी। जी टिंगयू आईज क्लोज करके स्माइलिंग फेस के साथ कैंडी को च्यू करने लगा। फिर बोला, चलो, बिटर मेडिसिन के लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। हेजाओ ने हल्का सा हेड शेक किया
बोला, चाइल्डिश। कार की लास्ट रो में बैठे मैंगफेंग और रजालिन डेस्परेटली प्रिटेंड कर रहे थे कि वो कार में एग्जिस्ट ही नहीं करते। रोजालिन ने धीरे से विस्पर किया कि तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए हैं? जब हे जाओ बॉस को देख रहा था ना, तो उसकी आईज काफ़ी इंटेंस थी। मैंग फैंग भी तुरंत डिफेंड करने लगा, बोला, नहीं, बॉस पर अभी भी खुद का ही सेंट है। रोजालिन ने ऑलमोस्ट फेस पाम कर दिया, बोली, जब सेंट मिक्स हो जाए ना, तो वो सिर्फ हुकअप नहीं होता, मतलब समझो कि उस टाइम पर बॉस को प्रॉपरली क्लेम किया जा रहा है। क्या? मैंग फैंग शॉक में आ गया। तो हम क्या करें? हमारा पुअर बॉस, क्या वो उसे फाइट कर पाएगा? उसका बिल्ड तो ऐसा लगता है जैसे एक बुल को भी गिरा दे। हेजाओ ने पीछे से ये सब सुन लिया, बोला, यू लिटिल ब्रैट, तुम मेरी बॉडी के बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैंग फैंग तुरंत अपने ईयर्स फोल्ड करके अपना रेड फेस हाइड करने लगा। मैंने सुना है उस लेवल के बीस्ट अल्फाज में बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स होते हैं। उसकी नोज भी इतनी स्ट्रेट है और मिडिल फिंगर भी इतनी लॉन्ग। मैं बॉस के लिए थोड़ा वरीड हूँ। रोजालिन ने ड्रामेटिक साह ली। थोड़ी सिम्पैथिक टोन में वो बोली, हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है। हमारा बेचारा बॉस फ्यूचर में थोड़ा सफ़र करेगा, बस। मैंग फैंग शॉक हो गया, सच में? फिर उसने क्वाइटली विस्पर करते हुए कहा, वो बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। रोजालिन ने उसे गुस्से से ग्लेयर किया कि बस चुप रहो। उधर जी टिंग्यू को कुछ भी पता नहीं था कि पीछे क्या कॉन्स्पिरेंसी डिस्कशन चल रहा है। उस वक्त उसे बस एक ही चीज़ फील हो रही थी, बॉडी में हीट वेव चल रही थी। उसका फेस इतना रेड हो चुका था जैसे उसे निचोड़कर पानी निकाल सकते हो। उसके कपड़ों के अंदर स्वेट की एक लेयर बन गई थी। जी टिंग्यू को अब सबसे ज़्यादा परेशानी एक अजीब सी फीलिंग से हो रही थी। जी टिंग्यू का मन कर रहा था कि वो अपनी टेल बाहर निकाल दे और कोई उसे धीरे धीरे रब करे। उधर सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जब तक वो लोग बेस पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी और स्नो फिर से गिरना शुरू हो गई थी। उनका प्रेस बेस एक बड़े बेसिन के अंदर बना हुआ था। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियाँ थीं और एरिया भी काफ़ी बड़ा था। ट्रक सीधा वैली के सेंटर की तरफ गया, जहाँ एक फ्रोज़न लेक था। लेक का पानी हल्का सा ग्रीन था, बिल्कुल जेली जैसा, और आइस सरफेस बिल्कुल मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। विंडो पर आम टिकाए हुए हेजाओ का रिफ्लेक्शन आइस पर क्लियरली दिख रहा था। जब वो कार से उतरा तो वो सीधा आइस पर खड़ा था। नीचे देखते ही एक स्ट्रेंज इल्यूजन हुआ, जैसे स्नोफ्लेक्स नीचे से स्काई की तरफ उड़ रहे हों। जैसे ही जी टिंग्यू कार से उतरा, दरवाजे पर वेट कर रहे टीम मेंबर्स ने तुरंत उसे घेर लिया। सबकी नाक और आंखें लाल थीं। सब एक साथ बोले, डायरेक्टर जी। कुछ लोग सच में इमोशनल थे, कुछ लोग बस एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन जी टिंग्यू ने कोई डिफरेंस शो नहीं किया। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता रहा। कुछ कैजुअल बातें करने के बाद उसने हेजाओ को अपने पास खड़ा किया और बोला, ये प्रेसिडेंट हे हैं, अब से ये हमारे साथ ही काम करेंगे। कल मीटिंग में मैं सबको डिटेल में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आज सब लोग रेस्ट करो। फिर उसने मंकी की तरफ देखा और बोला, मंकी, इनके लिए डॉर्म अरेंज कर देना। सबने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि भाई आखिर ये आदमी है कौन और डायरेक्टर जी उससे इतना क्लोज क्यों ट्रीट कर रहा है। सब सीक्रेटली हेजाओ को ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी उन्होंने एक और स्ट्रेंज सीन देखा। जी टिंग्यू थोड़ा सा लीन करके हेजाओ के ईयर के पास विस्पर कर रहा था कि मैं इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ। उसका टोन बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई चाइल्ड अपने पेरेंट को बता रहा हो कि वो कहाँ जा रहा है। टीम मेंबर्स के माइंड में तुरंत क्वेश्चन मार्क्स, क्या डायरेक्टर जी इससे परमिशन ले रहा है? लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जो हुआ, उसने तो सबकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर ही निकाल दी। उसने उसका चीक होल्ड किया और उसका फेस थोड़ा टर्न करके उसकी स्वेटी नेक को टच किया और थोड़ा फ्रॉन करते हुए बोला, तुम इतने गर्म क्यों लग रहे हो? जी टिंग्यू ने थोड़ा सा इरिटेटेड फेस बनाते हुए कहा, मत पूछो, बॉडी में इतनी हीट हो रही है जैसे बस फट ही जाऊंगा। हेजाओ ने बिना कुछ बोले अपना कोट उतारा और क्वाइटली उसके शोल्डर पर डाल दिया। फिर काम टोन में बोला,
आज रात क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। जी टिंग्यू ने तुरंत मुंह बना लिया। फिर बोला, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। 2 बाइट के बाद ही मन उठ जाता है। हेजाओ ने सीधा जवाब दिया। बोला, जितना खा सकते हो उतना ही खा लेना, बाकी मैं फिनिश कर दूंगा। जी टिंग्यू ने उसे थोड़ा सा पुश करते हुए कहा, "हम्म, तुम कितने अनोइंग हो, जो करना है करो।" हेजाओ बस हल्का सा स्माइल करके उसके शोल्डर पर टैप करते हुए बोला, जाओ फिर, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। जी टिंग्यू चला गया और उसके जाते ही बेस के एंट्रेंस पर एक अजीब सी साइलेंस छा गई। अगले ही सेकंड सब लोग धीरे से फुसफुसाने लगे, अरे ये अभी हमारे बॉस ही थे ना, कब से इतने वेल बिहेव्ड हो गए? कोई बताएगा ये प्रेसिडेंट है कौन? किसी ने गैस लगाया कि कहीं ऊपर से कोई सीनियर इंस्पेक्टर तो नहीं आया। जो लोग आज पहली बार हेजाओ को देख रहे थे वो सब लिटरली स्टन थे। उन्होंने कभी जी टिंग्यू को किसी के इतने क्लोज नहीं देखा था। इवन मोकिंग भी कभी उसके फेस को टच नहीं कर सकता था। तब मैंगफैंग ने थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में बोला, अरे बॉस ने बताया था ना, इसका नाम हेजाओ है। बॉस ने खुद रिक्रूट किया है इसे। शायद लॉयल्टी लेटर भी सबमिट कर चुका है। किसी ने तुरंत जोक मारा, कौन सी प्लेज होती है जो बॉस के इतना क्लोज ले आती है? अरे मुझे भी सबमिट करनी है। सब हंस पड़े, लेकिन सच ये था कि किसी को हेजाओ का एग्जैक्ट बैकग्राउंड पता ही नहीं था। शाम को हेजाओ ने भी सबके साथ प्रेस डिपार्टमेंट की कैंटीन में डिनर किया। एक्चुअली वो देखना चाहता था कि जी टिंग्यू नॉर्मली यहाँ कैसे खाना खाता है। वो एक कॉर्नर टेबल पर जाके बैठ गया। ऊपर से आ रही डिम लाइट उसके परफेक्टली शेप्ड जॉ लाइन पर पड़ रही थी। सीन बिल्कुल किसी आर्ट पेंटिंग जैसा लग रहा था। कैंटीन में बैठे लोग चोरी चोरी उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, खासकर वो लोग जो कभी जी टिंग्यू को सीक्रेटली एडमायर करते थे। सबके माइंड में बस एक ही थॉट था कि भाई कोई फ्लॉ तो मिल जाए ताकि ये बंदा बॉस से थोड़ा कम लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्लॉ मिल ही नहीं रहा था। हेजाओ का बिल्ड परफेक्ट था। मिक्स रेस फेस में चाइनीज और वेस्टर्न दोनों चार्म थे, और जब वो स्लो मोशन में फोक और नाइफ से सिंपल कैंड हैमबर्गर खा रहा था तो सीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई लग्जरी टेबलवेयर एडवर्टीजमेंट शूट हो रही हो। उसकी आइज ब्लू आइज में जो अथॉरिटी थी वो कई एडमायरर्स का कॉन्फिडेंस वहीं तोड़ रही थी। तभी किसी ने डायगोनल से थोड़ा हॉस्टाइल ग्लेयर दिया। हेजाओ ने कामली पानी का एक सिप लिया और अचानक उसकी तरफ देखा। सिर्फ एक ग्लांस और सामने वाला तुरंत कॉर्नर में सिमट गया। हेजाओ ने अंदर ही अंदर सोचा, कावर्ड, और हल्की सी स्नीयर की। डिनर के बाद मंकी उसके पास आया और बोला, मुझे बोला गया है कि तुम्हें डॉम तक ले जाऊं। मंकी नाम के अपोजिट था। वो काफ़ी टॉल और मस्कुलर आदमी था। एक आई इंजर्ड थी और वो हमेशा ब्लैक आई पैच पहनता था, बिल्कुल कार्टून के पायरेट कैप्टन जैसा। लेकिन पर्सनालिटी बिल्कुल फ्रेंडली थी। वो हेजाओ से बोला, चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। फिर अचानक उसने स्टमक ही पकड़ लिया। बोला, ओह माय, ओह लगता है कुछ गलत खा लिया। उसके फेस पर पेन था और वो कंटिन्यूअसली कंप्लेन कर रहा था। तो हेजाओ ने कामली बोला, अगर तबीयत खराब है तो पहले वॉशरूम जाओ, रूम नंबर बता दो, मैं खुद चला जाऊंगा। मंकी थोड़ा हेसिटेंट हो गया। बोला, लेकिन बॉस ने कहा था। तभी पीछे से एक हंच बैक बीटा आदमी आया, फेस पर झूठी स्माइल। बोला, अरे मंकी भाई आप जाओ, मैं न्यू गाय को डॉम दिखा देता हूँ। मंकी ने तुरंत रिलीफ फील किया। बोला, थैंक्स बडी, मैं सच में नहीं रुक सकता। और वो सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया। अब बीटा ने सीधा खड़े होकर हेजाओ की तरफ देखा और बोला, चलो मैं ले चलता हूँ। हेजाओ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस कामली बोला, अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो ठीक है, और सीधा उसके पास से वॉक पास कर गया। डॉर्मेटरी बिल्डिंग के डोर के पास पहुंचते ही बहुत सारे फोटोग्राफी इक्विपमेंट बॉक्सेस डोर के सामने ही पड़े थे। 1/2% हाइट का हैवी बॉक्स। बीटा ने कमांड टोन में बोला, इसे साइड कर दो। हेजाओ ने इग्नोर किया और सीधा आगे बढ़ने लगा। बीटा इरिटेट हो गया, कोल्ड टोन में बोला, हे इतने एरोगेंट मत बनो, तुम न्यू कमर हो। हेजाओ रुक गया। उसकी टंग टिप
उसके बैक टीथ पर प्रेस हुई। 2 सेकंड तक वो बिल्कुल चुप रहा। फिर कामली उसने अपने व्रिस्ट से डायमंड कफलिंग्स उतारे और झुककर सीधा वो हैवी बॉक्स उठा लिया। यहाँ रखूं? हे जाओ ने बॉक्स उठाए हुए पूछा। बीटा ने कैजुअली हाथ से सिग्नल किया कि थोड़ा लेफ्ट, यहाँ ज़्यादा नमी हो जाती है। हे जाओ ने बिना कुछ बोले बॉक्स लेफ्ट साइड में रख दिया। बीटा फिर बोला, अरे नहीं नहीं, राइट साइड ही बेटर है, लेफ्ट साइड पर धूप आती है। हे जाओ ने बिना कुछ कहे बॉक्स फिर से राइट साइड शिफ्ट कर दिया। 1 सेकंड बाद बीटा फिर बोला, ओह सॉरी, एक्चुअली मुझे लगता है लेफ्ट साइड ही बेटर था। अब तक ये चौथी बार हो चुका था। हे जाओ ने धीरे से बॉक्स ग्राउंड पर रखा, सीधा खड़ा हुआ और ठंडी नज़र से बीटा की तरफ देखा। उसकी आंखें हाफ लोअर्ड थी। शर्ट उसके स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी को हाईलाइट कर रही थी। तब जाके बीटा को सडनली याद आया कि ये जिस इंसान को वो इरिटेट कर रहा है वो एक्चुअली एक वुल्फ है। तुम क्या करना चाहते हो? बीटा ऑटोमेटिकली एक स्टेप पीछे हट गया। हे जाओ ने बिल्कुल काम वॉइस में कहा, मैं तुम्हारी टीम का स्टाफ मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टर जी के अंडर काम करता हूँ और मेरा टेम्पर ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं यूजुअली अपने तरीके से काम करता हूँ, इसलिए मुझे पसंद नहीं है जब कोई मुझे बार बार ऑर्डर देता है। बीटा का फेस तुरंत अगली हो गया। बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम मेरी बात इग्नोर कर रहे हो। हेजाओ ने उसकी बात कट कर दी। बोला, सिंपल सा मतलब है, अगर तुम मुझे बार बार कमांड करोगे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर इसी बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट मोमेंट धाड़, 100 पाउंड से ज़्यादा हैवी वो बॉक्स सीधा किक होकर गिर गया। बीटा का फेस 1 सेकंड में सफ़ेद पड़ गया। फिर वो गुस्से में चिल्लाया, ज़्यादा हीरो मत बनो, तुम समझते क्या हो खुद को? मैं तुम्हारा उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। अचानक उसकी आईज वाइड हो गईं और वो धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। उसका फेस इंस्टेंट पर्पल हो गया क्योंकि उस मोमेंट पर 3S लेवल अल्फा फेरोमोन प्रेशर उस पर गिर चुका था, जैसे कोई जायंट रॉक सीधा उसके शोल्डर पर गिर गया हो। बीटा की नाक से खून निकलने लगा। उसे लगा जैसे उसकी बोन्स क्रश हो रही हों। और सबसे स्कैरी बात, हेजाओ ने एक उंगली भी नहीं उठाई थी, वो बस सामने खड़ा था। वुल्फ किंग की आइसी ब्लू आइज बिल्कुल काम थी, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। उसने बस बीटा का फेस एक बार स्कैन किया और फिर फेरोमोन्स वापस ले लिए। बीटा सीधा ग्राउंड पर कोलैप्स हो गया, जैसे किसी ने उसे नई लाइफ दे दी हो। वो बस हैवी ब्रेथ्स लिए जा रहा था। हेजाओ उसके पास आया। उसने उसकी पॉकेट खोली और अंदर से 4-5 कलरफुल कैंडी रैपर्स निकाले। उन रैपर्स के कॉर्नर पर 3 परफेक्टली फोल्डेड क्रीजेस थीं। ये एक हैबिट थी, जी टिंग्यू की हैबिट। कैंडी खाने के बाद वो रैपर्स के कॉर्नर्स को 3 बार फोल्ड करता था और फिर केयरफुली रख देता था। अगर हेजाओ ने पहले यह हैबिट नोटिस नहीं की होती तो शायद उसे इतना गुस्सा नहीं आता। उसने रैपर्स को उठाया और अपनी नाक के पास ले जाकर स्मेल किया। जैसे ही हेजाओ ने रैपर को स्मेल किया वैसे ही कंफर्म हो गया, उसमें से सच में एक अजीब सी फिशी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। बीटा का फेस तुरंत पैनिक से भर गया, जैसे किसी ने उसका सीक्रेट एक्सपोज कर दिया हो। वो पागल की तरह आगे बढ़ा और कैंडल रैपर्स छींटने की कोशिश की, लेकिन हेजाओ ने सीधा उसके हैंड के बैक पर अपना बूट रख दिया। हे छोड़ो मुझे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से टच किया ना तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हें निकलवा दूंगा। हेजाओ बिल्कुल काम था, जैसे उसकी धमकी का उस पर जीरो इफेक्ट हो। उसने कोल्ड वॉइस में पूछा, कैंडी रैपर्स के अलावा और क्या चुराया है तुमने? कहाँ छुपा के रखा है? बीटा की आंखों में एक अजीब सा मैडनेस आ गया। बोला, तुम्हें भी चाहिए ना? मैं नहीं दूंगा। मत समझना कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो। ज़्यादा नोबल बनने की एक्टिंग मत करो, तुम भी मेरे जैसे ही हो। उसका फेस रेज से ट्विस्टेड था, लेकिन हेजाओ बस स्नीयर कर रहा था। बोला, तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इन चीज़ों से अपनी स्ट्रेस रिलीज करता हूँ? बीटा की प्यूपल्स हिल गईं। नेक्स्ट सेकेंड वो सीधा हेजाओ पर झपट पड़ा। बोला,
तुमने उसे टच किया, मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। उसका ट्रू फॉर्म सडनली रिवील हो गया। एक क्रोकोडाइल। उसका माउथ ओपन हुआ और अंदर ट्रायंगुलर फ्लैंक्स चमक रहे थे। रेड आइज रेत से भर चुकी थी, जैसे वो हे जाओ को चबा डालने वाला हो। लेकिन जितना ज़्यादा वो वायलेंट हो रहा था, उतना ही ज़्यादा हे जाओ काम हो रहा था। सिर्फ एक हाथ से उसने उसका हेड पकड़ा और सीधा मिट्टी में प्रेस कर दिया। हे जाओ की वॉइस बिल्कुल ठंडी थी। बोला, ध्यान से सुनो, वो मेरा लवर है। मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी केयर करता हूँ। एक दिन वो मेरा होगा और एक दिन मैं भी उसका हो जाऊँगा। फिर वो मुझे हग करेगा, मुझे किस करेगा। हम साथ रहेंगे और ज़िंदगी के हर फेज साथ में फेस करेंगे। हेजाओ का ग्रिप धीरे धीरे टाइट होने लगा। उसकी आइसी वॉइस और भी डेंजरस हो गई। बोला, लेकिन तुम बस एक कावर्ड हो जो उसके सामने खड़े होकर आई लव यू तक भी नहीं कह सकते। बीटा वहीं फ्रीज हो गया। उसकी आईज से डर्टी टीयर्स निकलने लगे। वो सच में रो रहा था। हेजाओ ने डिस्गस्ट से देखते हुए बोला, बस कुछ कैंडी रैपर्स ही तो हैं। चलो, रिवॉर्ड समझकर तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं उनकी परवाह करता हूँ या वो करता होगा? हेजाओ ने उसे नीचे देखते हुए कहा, सिर्फ तुम ही हो जो इन चीप प्लेजर्स पर प्राउड फील करते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब उसने तुम्हें दिया, लेकिन जब तुम फिर से इन चीज़ों को निकाल कर सोचोगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है जिसे तुम कभी टच नहीं कर सकते, एक ओमेगा जो एक दिन मेरा होगा, तो क्या तब भी तुम खड़े हो पाओगे? बीटा की मेंटल स्टेट बिल्कुल क्रम्बल हो गई। वो डिस्पेयर में चिल्लाया। उसका ऑलरेडी सिक माइंड सिर्फ कुछ वर्ड्स से कंप्लीटली टूट गया। हेजाओ ने बोर टोन में बोला, चिल्लाना बंद करो, तुम डिस्गस्टिंग लग रहे हो। उसकी कामनेस बीटा के मैडनेस के बिल्कुल अपोजिट थी, जैसे कोई परफेक्टली टिकलिंग क्लॉक हैंड हो जो चाहे तो चींटी को भी क्रश कर दे। फिर उसने लास्ट वार्निंग देते हुए कहा, एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ, जो भी चुराया है बता दो, वरना मैं तुम्हारी नेक तोड़कर उन सबको तुम्हारे रेलिक्स के साथ जला दूंगा। बीटा बिल्कुल ब्रोकन सा वहीं बैठा रहा। आधे मिनट बाद वो धीरे से बोला, बस वही थे और कुछ नहीं। हेजाओ ने उसे देखा, फिर स्लोली खड़ा हो गया। उसने कामली अपनी स्लीव्स ठीक की और बोला, चले जाओ। बीटा तुरंत लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे भाग गया। उसके जाने के बाद हेजाओ ने पॉकेट से हैंकरचीफ निकाला और कामली अपनी फिंगर्स एक एक करके वाइप करने लगा। फिर उसने एक ऑरेंज कैंडी अनव्रैप की और कैजुअली पूछा, क्या तुम खाओगे? लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तो नेचुरली कोई आंसर भी नहीं आया। तभी कॉर्नर के पीछे से दो छोटे किटन ईयर्स दिखाई दिए। जी टिंगयू क्वाइटली देख रहा था। उसने क्यूरियस टोन में पूछा, तुम्हारा टेम्पल इतना बड़ा है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना गुस्सा हो गए? जी टिंगयू ने उनकी कन्वर्सेशन नहीं सुनी थी, बस उसने बीटा को एम्बैरेस भागते हुए ज़रूर देखा था, इसलिए उसने अज्यूम किया कि उस आदमी ने हेजाओ को प्रवोक किया होगा। और ये थॉट सुन के हेजाओ को अंदर से स्ट्रेंजली हैप्पी फील हुआ। उसने कैजुअल टोन में कहा, तुमने खुद कहा था ना कि मैं यंग मास्टर हूँ, तो थोड़ा टेम्पर तो अलाउड है ना। बस मुझे उसकी कमांडिंग टोन पसंद नहीं आई। जी टीयू ने शोल्डर उचकाते हुए कहा, तो फिर क्या करोगे? अगर तुम मेरी टीम में हो तो कभी कभी मुझे भी ऑर्डर्स देने पड़ेंगे ना। जी टिंगयू अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि हेजाओ ने सीधा एक ऑरेंज कैंडी उसके माउथ में डाल दी। बोला, तुम बाकी लोग जैसे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे ऑर्डर्स मेरे लिए रिवॉर्ड जैसे हैं। जी टिंगयू ने कैंडी च्यू करते हुए सार्कास्टिकली बोला, अच्छा तो प्रेसिडेंट हे को पहले से थैंक्स बोल दूं टॉलरेंस के लिए? हेजाओ हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, अब से तुम्हें ही मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। बस होप करता हूँ कि डायरेक्टर जी मना नहीं करेंगे। जी टिंगयू ने सीधा आइज रोल की। बोला, एक दिन भी अगर तुम ये सब सोचना बंद कर दो तो क्या तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा? हेजाओ उसकी तरफ देखता रहा।
लेकिन उसके माइंड में अभी भी वो बीटा का डिस्गस्टिंग फेस ही घूम रहा था। कैंडी रैपर्स पर जो फिशी स्मेल थी उसे याद करके ही उसे घिन आ रही थी। सच कहें तो अगर वो बीटा सामने आ जाता तो हेजाओ शायद उसे फिर से क्रश कर देता। फिर उसने धीरे से कहा, जियायू, मैं चाहता तो प्रिटेंड कर सकता हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं सामने से कहूँ कि मुझे तुम नहीं चाहिए और पीछे से दिमाग में तुम्हारे बारे में अजीब फैंटेसीज करूँ, तो क्या वो तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी? जी टिंगयू एक सेकेंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानता था हे जाओ बिल्कुल गलत नहीं कह रहा। उसे हमेशा उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत होती थी जो सामने से नोबल और डिसेंट बनते थे और पीछे से उसके बारे में वियर्ड फैंटेसीज करते थे। सिर्फ सोचकर ही उसके गूस बम्स आ जाते थे। हे जाओ फिर बोला, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। ये लव का पार्ट है, तो मैं नॉर्मल चीज़ों से शर्म क्यों करूं? फिर वो थोड़ा सा और लीन हुआ, इतना पास कि उसकी लॉन्ग ब्लैक आईलैशेस ऑलमोस्ट जी टिंगियो के फेस को टच करने वाली थीं, और स्लो वॉइस में बोला, या फिर तुम इतना शाय इसलिए हो क्योंकि तुम खुद ऊपर से प्योर और इनोसेंट बन रहे हो, लेकिन सीक्रेटली मेरे बारे में सोच चुके हो? नहीं। जी टिंगियो तुरंत डिफेंसिव हो गया। उसने शोल्डर्स श्रिंक कर लिए और उसके माइंड में अचानक वो नाइट फ्लैश हो गई जब उसने गलती से फर्मेंटेड रेडिश खा लिया था और उस वक्त वो हेजाओ के हैंड्स के बारे में सोच रहा था। हेजाओ ने कामली उसे टीच करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी यंग हो, कभी कभी पेशेंस लूज हो जाता है, इट्स नॉर्मल। हे, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैंने कुछ नहीं सोचा। जी टिंगियो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने वाला था। बोला, मेरे दिमाग के अंदर झांकना बंद करो। हेजाओ ने शोल्डर्स उचका दिए। बोला, ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही सही है। ओ तुम मुझे सीरियसली इरिटेट कर देते हो। जी टिंगियो के कैट ईयर सीधा एयरप्लेन मोड में चले गए। गुस्से में उसने हेजाओ के शोल्डर पर थप मारा और बोला, मैं बस ये देखने के लिए बाहर आया था कि तुम जिंदा हो या नहीं। और फिर वो सीधा डॉम की तरफ भाग गया, जैसे किसी से एस्केप कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वो रन कर रहा था, उसके हैंड्स और लेग्स और ज़्यादा वीक होने लगे। उसकी एक्सपोज स्किन बिल्कुल बर्निंग हॉट लग रही थी। कोल्ड विंड लगते ही वो कोल्ड और इची फील हो रही थी। ईट्रस फेस में ओमेगा के लिए ये सब कंट्रोल करना ऑलरेडी मुश्किल होता है, और ऊपर से हेजाओ इतना पास आकर उसे ऐसे टीज कर रहा था। हॉट हॉट हॉट। जी टिंगयू के माइंड में बस एक ही थॉट घूम रहा था, मुझे थोड़ा कूल होना है। उसे याद आया हेजाओ के हैंड्स कितने कूल थे, लेकिन तुरंत उसने अपना हेड शेक किया कि नहीं, मुझे उसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए, वरना मैं ही परविट बन जाऊंगा। उसका हेड इतना डिजी हो गया था कि वो ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप की तरह स्टैगर कर रहा था, और वो सीधा जाके बाथरूम के डोर से ही टकरा गया। कई सालों तक इनहेबिटर्स यूज़ करने के बाद अब उनका इफेक्ट ऑलमोस्ट कम हो चुका था। ईटर्स के टाइम जो फीलिंग आती थी वो प्रॉपरली सप्रेस नहीं हो पा रही थी। उल्टा जी टिंगयू को वो और ज़्यादा सेंसिटिव और वल्नरेबल बना रही थी। इस वक्त भी जी टिंगयू टब में चुप कर बैठा था। कोल्ड वाटर उसके ऊपर गिर रहा था और वो ऑलमोस्ट रो पड़ने के एज पर था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बर्निंग फीलिंग से कैसे रिलीफ मिले। तभी फ़ोन रिंग हुआ। जी टिंगयू ने मुश्किल से फ़ोन उठाया। बोला, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से सीधा एक फेमिलियर वॉइस आया, तुम कौन से रूम में हो? जी टिंगयू एक सेकंड में अलर्ट हो गया। हेजाओ, उसने तुरंत इरिटेटेड टोन में कहा, मैं हेल में रहता हूँ, मुझे ढूंढने मत आना। दूसरी तरफ से बिल्कुल काम रिप्लाई आया, अरे बकवास बंद करो, रूम 303 ही है ना? जी टिंगयू ने टीथ ग्राइंड करते हुए बोला, जब सब पता है तो फिर पूछ ही क्यों रहे हो? उसकी वॉइस हॉर्स और वीक लग रही थी। वो बाथटब में कर्ल्ड अप बैठा था। हेजाओ ने कैजुअली कहा, बस चेक कर रहा हूँ कि तुम कोई स्टूपिड चीज़ तो नहीं कर रहे। मैं क्या कर रहा हूँ? रुको, तो तुम्हें कैसे पता? जी टिंगयू एकदम से सीधा बैठ गया। उसने पूछा, तुम अभी कहाँ हो?
अगले सेकेंड हेजाओ की वॉइस बिल्कुल क्लोज से सुनाई दी, जैसे ब्लेड का एज ईयर के पास से गुजरा हो। जियायू, डोर खोलो। जी टिंग्यू का दिमाग एकदम पैनिक मोड में चला गया। अब क्या करूं? हेजाओ बाहर खड़ा है। कपड़े 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 पहनो पहले। हाँ हाँ, कपड़े पहनता हूँ पहले। पैंट्स कहाँ गए? अरे अंडरवियर भी नहीं मिल रहा। शर्ट को लेग्स के बीच क्यों क्यों दबा रखा है मैंने? वो लिटरली बाथरूम में इधर उधर पैनिक मोड में भाग रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लवर कॉट इन द एक्ट हो गया हो और भागते वक्त जूते भी भूल जाए। फिर अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आया, 1 मिनट, ये तो मेरा ही रूम है ना, तो फिर मैं पैनिक क्यों कर रहा हूँ? वो दोबारा कोल्ड वाटर में सिंक हो गया, स्लोली ब्रीदिंग कंट्रोल की। ईट्रेस पीरियड ना सच में इंसान को पागल ही बना देता है। उसने फ़ोन उठाया और प्रिटेंड काम टोन में पूछा, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? हेजाओ का आंसर सीधा था, बोला, मंकी ने बोला कि तुम मेरे डायरेक्ट सुपरवाइज़र हो, इसलिए अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूं। जी टिंग्यू ने बोर्ड टोन में कहा। तो हेजाओ बोला, मुझे अपने नए बेड में ना सोने में प्रॉब्लम हो रही है। जी टिंग्यू का पेशेंस ऑलमोस्ट ख़त्म। ये क्या बकवास है? विंड ब्रेक में और उस डॉक्टर के घर में जब हम एक ही बेड पर सो रहे थे तब तो प्रॉब्लम नहीं थी। हेजाओ फिर बोला, आज रात बारिश होने वाली है। जी टिंग्यू ने सार्कास्टिक कहा, अच्छा, और? कंटिन्यू करो प्रेसिडेंट हे, मैं सुन रहा हूँ। हेजाओ बिल्कुल सीरियस टोन में बोला, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? जी टिंग्यू के माइंड में सीधा रिएक्शन आया, FUCKU, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? इसी बीच ईट्रेस की सेकेंड वेव उस पर हिट कर चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे पूरी बॉडी में छोटी छोटी एंट्स क्रॉल कर रही हों। उसने हॉट ब्रेथ छोड़ी और बॉडी स्लोली बाथटब वॉल के अगेंस्ट स्लाइड हो गई। हैंड्स ऑटोमेटिकली वाटर के अंदर मूव होने लगे। उसके थ्रोट से एक ब्रोकन सा साउंड निकला, बिल्कुल एक डिस्ट्रेस किटन जैसा। फ़ोन पर उसने मुश्किल से कहा, सॉरी, मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता। हेजाओ ने तुरंत पूछा, तो कैसे हेल्प कर सकते हो फिर? जी टिंग्यू ने वीक सार्कज़म में कहा, अगर तुम्हारा हेड लूज हो गया है तो मैं उसके स्क्रू ज़रूर टाइट कर सकता हूँ। उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही एक मोन उसके लिप से निकल गया। वो साउंड डायरेक्टली फ़ोन के थ्रू हेजाओ के ईयर्स तक पहुँच गया और उस मोमेंट पर जी टिंग्यू को लगा जैसे उसकी एम्बैरेसिंग स्टेट एक्सपोज हो गई हो। लेकिन फ़ोन के दूसरे साइड से सिर्फ एक सॉफ्ट साय आया और फिर हेजाओ की स्लो वॉइस, जियायू। उस एक वर्ड के साथ ही जी टिंग्यू के माइंड में हेजाओ का फेस फ्लैश हुआ। उसकी आईज थोड़ी वेट, थोड़ी हैवी, लैशेस हल्की सी ट्रेंबल करती हुई, बिल्कुल वैसी एक्सप्रेशन जब वो तब दिखाता था जब उसका हार्ट ट्रूली हर्ट होता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन स्नोई माउंटेन पर जब हेजाओ ने क्रिमिनल्स को खुद लीड करते हुए उसे अलविदा कहा था। जी टिंग्यू को थोड़ी देर बाद एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई, जैसे वो हेजाओ के लिए फील कर रहा था। जब तुम किसी इंसान को इतना अच्छा समझने लगते हो ना, तो कभी कभी सिर्फ उसकी वॉइस सुनकर ही उसका एक्सप्रेशन और इमोशंस तुम इमेजिन कर लेते हो। जी टिंग्यू को भी वैसी ही फील हो रहा था। उसके हार्ट का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर जैसे कोई हल्का सा टिकल कर रहा हो, एक स्ट्रेंज सा फीलिंग। लेकिन उसके पास अभी टाइम नहीं था ये समझने का कि वो फीलिंग क्या है। उसने क्विकली कहा, बस अब और मत बोलो। उसने अपनी लोअर लिप जोर से बाइट की। बाथ टब के एज को पकड़े हुए उसके रेड फिंगर टिप्स हल्की सी ट्रेंबल कर रही थीं। बोला, हेजाओ, तुम जाओ प्लीज़।